हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अध्याय 17 से है। हम कवर कर रहे हैं टीटी और ये है अध्याय 17। अध्याय 17 में हम पढ़ रहे हैं श्रवण बाधित बालकों के बारे में। हमने जाना था कि सीखने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, अधिगम कठिनाइयां क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि बालक कई प्रकार की बीमारियों से कई बार जूझते हैं, कई बार के डिसऑर्डर से जूझते हैं, जिसमें हम जो सबसे पहले डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो है श्रवण बाधिता। इसके पहले की 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम कठिनाइयां क्या होती हैं। हमने बात की थी श्रवण बाधित बालक के बारे में। आज हम देखेंगे कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो कुछ कैटेगरी है जिस कैटेगरी को ध्यान में रखकर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले आता है घरेलू पाठ्यक्रम यानी कि होम करिकुलम। अब बात करें घरेलू पाठ्यक्रम की, तो जब यह पता चल जाता है जन्म के पश्चात कि जो बालक है वह श्रवण बाधित है, तो सबसे पहले तो उसे किसी जो कान के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए उनसे कि उनकी श्रवण श्रेणी क्या है, श्रवण श्रेणी की जांच करवा लेना चाहिए और उसका घर में ही उपचार करना चाहिए। सबसे पहले उसके घर में ही उपचार करना चाहिए। और इसके अलावा बालक की जो भी मानसिक क्षमता है, बालक की जो भी मानसिक क्षमता है उसके अनुसार उसको श्रवण तथा वाणी का प्रशिक्षण घर में ही देना चाहिए। तो क्या करना है, हमको किसी कान विशेषज्ञ से मिलना है। जब आपको ये पता चल जाए कि बालक को श्रवण बाधिता है, उसकी श्रवण श्रेणी का के बारे में पता करना चाहिए कि उसकी श्रवण की श्रेणी क्या है। क्या वो कम सुनता है या मध्यम सुनता है या बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। तो जब यह पता चल जाए तो फिर उसके क्षमता के अनुसार, उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार उसको श्रवण तथा वाणी का प्रशिक्षण देना चाहिए। और इस प्रकार से बालक के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है और इसके पश्चात बच्चों को उसकी श्रवण बाधिता की श्रेणी के अनुसार उसको श्रवण बाधितों के स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वहां पर वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है घरेलू पाठ्यक्रम, जहां पर घर पर ही आप बच्चों के मानसिक क्षमता के अनुसार उन्हें श्रवण तथा वाणी का प्रशिक्षण दे सकते हैं। दूसरा है फिर विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल की अगर हम बात करें तो जिन बालकों की श्रवण बाधिता अधिक है और वे सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकते, उन बालकों को विशेष स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों को एक विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, एक स्पेशल सिलेबस के तहत इनका तैयारी कराई जाती है तथा यह समान बच्चों का श्रवण बाधिता के कारण मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एक विशेष विद्यालय में भेजने का प्रबंध करना चाहिए। फिर आता है तीसरा व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग। व्यावसायिक प्रशिक्षण को हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो जो बच्चे श्रवण बाधिता के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि वह अपनी आजीविका कमा सकें। अगर वो मानसिक रूप से भी कमजोर हैं, उनको सुनाई भी कम देता है, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे बच्चे अपने आप को कहीं पर भी हीन न माने, कहीं पर भी छोटा न माने, इसलिए इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर इन्हें योग्य बनाया जा सकता है, इन्हें योग्यता प्रदान की जा सकती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में आप बात करें कि कौन कौन से काम आते हैं, तो देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में आ सकते हैं लकड़ी वाले काम। लकड़ी के काम आ सकते हैं कि लकड़ी के कोई भी चीजें, वस्तु बनाई जाए। इसके अलावा बात करें खिलौने, खिलौने बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें जैसे हाथ करघा का काम होता है, सिलाई का काम होता है, कपड़े सिलाई संबंधी जो काम होते हैं, तो इसकी जानकारी भी नहीं देनी चाहिए। इनका इनका प्रशिक्षण इस प्रकार से भी कराना चाहिए। फिर अंतिम में आता है, इसके बाद जो आता है वो है वर्ग व्यवस्था यानी कि क्लास अरेंजमेंट। क्लास अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो श्रवण बाधितों को शिक्षा देते समय अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है उन बच्चों को अध्यापक आगे बैठाए। कमरे में अध्यापक की आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। मतलब जो बच्चे जिनको श्रवण बाधिता है वो आगे बैठे और बाकी बच्चे पीछे बैठे। ये किसका फर्ज है? ये टीचर का फर्ज है कि ऐसे बच्चों को आगे बैठाए।
साथ ही साथ टीचर की जो आवाज है, अध्यापक की जो आवाज है, वो क्लास में गूंजनी नहीं चाहिए। अध्यापक को अपने चेहरे के भाव इस प्रकार रखने चाहिए ताकि बच्चा उन भावों को पढ़ सके, क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो आंखों से ही सुनने का कार्य करते हैं, वो जो देखते हैं उसी से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अध्यापक को ज्यादा से ज्यादा चार्ट बनानी चाहिए, चार्ट बना के पढ़ाए, वो मॉडल बना के पढ़ाए, ताकि ऐसे बच्चे शिक्षित हो सकें। फिर इसके बाद आता है चिन्ह भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज। हम सभी काफी इससे हमें सबको उसकी जानकारी है ही, चिन्ह भाषा की काफी यूज होता है। साइन लैंग्वेज आपने कई सारी न्यूज भी देखी होगी जो साइन लैंग्वेज में आती है। पहले DD1 में आती थी साइन लैंग्वेज में न्यूज, अभी भी शायद ये चीजें होती हैं। शायद मुझे इसकी जानकारी है नहीं कि अभी DD वाला ये करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, बट पहले तो होती थी। तो साइन लैंग्वेज, हम सभी कभी ना कभी ऐसे न्यूज देखे होंगे जहां पर साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम साइन लैंग्वेज की। तो अध्यापक को पढ़ाते समय चिन्ह भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, चिन्ह भाषा का प्रयोग ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। हाथ, अंगुलियों तथा बाजू का प्रयोग शब्द या वाक्यों के लिए करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि श्रवण दोष बालकों के साथ संप्रेषण या ट्रांसलेशन की भी समस्या को काफी हद तक इस सांकेतिक भाषा के द्वारा या चिन्ह भाषा के द्वारा हल किया जा सकता है। सांकेतिक भाषाओं की बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि फिंगर स्पेलिंग इसमें से एक प्रकार की भाषा है। इस विधि में बच्चों को फिंगर स्पेलिंग का ज्ञान दिया जाता है। हवा में उंगलियों द्वारा आकृतियां बनवाई जाती हैं, हवा में उंगलियों द्वारा आकृतियां बनाकर लिखा जाता है, और इसमें शब्दों के लिए संकेत या चिन्ह नहीं होते हैं। इसमें शब्दों के लिए संकेत या चिन्ह नहीं होते हैं। आम भाषा में हम यह कह सकते हैं कि उंगलियों के इशारों को समझाना होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे देश में 2 प्रकार की फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित है। ए से लेकर जेड अक्षर विशेष प्रकार के होते हैं, ए से लेके जेड अक्षर विशेष प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा बात करें कि जैसे बात करते हैं किसी कंट्री, जैसे मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिकन चिन्ह भाषा में एक हाथ का प्रयोग किया जाता है, एक हाथ का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें ब्रिटिश प्रणाली की, तो ब्रिटिश प्रणाली में दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। मतलब चिन्ह भाषा के लिए जो अमेरिकन प्रणाली है उसमें एक हाथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत की बात करें, अगर भारत में जो अमेरिका की एक हाथ की प्रणाली है, तो उसी के आधार पर अमेरिका की जो एक हाथ प्रणाली है उसी के आधार पर कारा पल्लवी, बहुत इंपॉर्टेंट, कारा पल्लवी विधि का विकास किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका की जो पद्धति है उसमें एक हाथ का प्रयोग किया जाता है, ब्रिटिश की जो पद्धति है उसमें दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो कारा पल्लवी पद्धति है वो अमेरिका की एक हाथ वाली पद्धति पर आधारित है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर अगला आता है पढ़ाने के साधारण ढंग, यानी कि सिंपल मेथड्स ऑफ टीचिंग। सिंपल मेथड्स ऑफ टीचिंग, देखिए श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाते समय पढ़ाने के साधारण से साधारण ढंग का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा साधारण ढंग का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों ताकि बच्चे इसे भली भांति समझ सकें, वाक्यों को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे हों जिससे वो समझ सकें। अध्यापक को चाहिए कि वे पढ़ाते समय ज्यादा से ज्यादा चार्ट का प्रयोग करे, ब्लैक बोर्ड में लिख कर चीजों को समझाए। जो चौक का कलर हो वो भी कलरफुल होना चाहिए, अलग अलग कलर के होना चाहिए। कक्षा में अगर बात करें, कक्षा में अगर भाषा संबंधित चार्ट अगर लगे होते हैं तो बालकों को इससे भाषा सीखने में सहायता होती है। तो ये हो गया पढ़ाने के साधारण ढंग। फिर बात करेंगे पढ़ाने के मौखिक ढंग, यानी कि ओरल मेथड ऑफ टीचिंग। तो भाषा संचार के लिए आवश्यक है, हम जानते हैं भाषा संचार के लिए आवश्यक है, और बच्चों को भाषण पठन तथा इसका प्रयोग करते आना चाहिए। मतलब उनको पता होना चाहिए कि चीजों को पढ़ते कैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि चिन्ह भाषा का प्रयोग अध्यापक तथा बालक के द्वारा कम से कम करना चाहिए, और साधारण बच्चे की तरह श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनको भी इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे भाषण के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकें, मौखिक रूप से, मतलब अपने विचारों को प्रकट कर सकें। आपको चीजें क्लियर है? आपको यहाँ पर पढ़ाने के मौखिक ढंग में आपको महत्व देना है भाषण पठन को, ताकि बच्चा अपने विचारों को भाषण के द्वारा व्यक्त कर सके। और जो चिन्ह भाषा का प्रयोग ऐसे समय में अध्यापक तथा बालकों के द्वारा कम से कम करना चाहिए।
और कोशिश करना चाहिए कि जो साधारण बच्चे जो हैं अपना जो उनके अंदर थिंकिंग है, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनके अंदर चल रहा है, उसको जो वो भाषण के द्वारा व्यक्त कर पाते हैं, वैसे ही श्रवण बाधित बालक भी कर पाए। तो आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा। अगला, माता पिता की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स। बच्चे की देखभाल की देखिए पूरी जानकारी माता पिता व परिवार के सदस्यों की होती है। माता पिता व परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे बच्चे की आवाज और वाणी से संबंधित क्रियाओं पर ध्यान रखें, और अगर इन्हें जरा सा भी संदेह हो तो फौरन, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को सुनने में दिक्कत है, तो उन्हें कान विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और समय समय पर अध्यापक के साथ साथ जो भी और विशेषज्ञ हैं उनसे विचार विमर्श करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर श्रवण बाधिता है तो बच्चे को श्रवण यंत्र, जो भी मशीन कान की होती है, उसको वो समय समय पर प्रयोग करे, नियमित रूप से प्रयोग करे, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रवण दोष बालक के प्रति माता पिता या जो भाई बहन है या जो घर के अन्य सदस्य हैं, तो जो ऐसे बालक होते हैं उनको चाहिए कि घर के लोग सहानुभूति की नजर से देखें, उनकी मदद करें, उनसे भेदभाव ना करें। अगला है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे पेरेंट्स की भूमिका है वैसे स्कूल की भूमिका है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के पश्चात सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो स्कूल की होती है, विद्यालय की होती है। स्कूल का मुख्य कार्य इन बच्चों के अंदर भाषा का विकास करना होता है, भाषा के विकास को बढ़ावा देना होता है। अगर बात करें कुछ विधियों की, कौन कौन सी विधि जो स्कूल अपनाता है ऐसे बालकों के लिए, तो सबसे पहला तो आता है आपका शाब्दिक विधि। शाब्दिक विधि सबसे पहला आता है। फिर दूसरा आता है मैनुअल विधि, मैनुअल विधि। और फिर तीसरा जो आता है वह है संपूर्ण संप्रेषण विधि, संपूर्ण संप्रेषण विधि। तीन प्रकार से स्कूल बच्चों को पढ़ाता है। सबसे पहला आता है शाब्दिक विधि यानी कि ओरल मेथड, जैसे कि सुनना, होंठ पाठन, सुनना मतलब लिसनिंग, सिर्फ सुने वो। दूसरा होंठ पाठन यानी कि लिप रीडिंग, लिप रीडिंग के तहत। इसके अलावा स्पीच पाठन, जैसे कि मैं आपको बताया था, मैंने भाषा पठन अभी बताया था, ये सभी इस विधि के उदाहरण हैं। दूसरा मैनुअल विधि, यह विधि जो है वो पूर्ण जो बहरे बालक होते हैं उनके लिए लाभकारी है। और इसके बाद आता है संपूर्ण संप्रेषण विधि। यह विधि सभी विधियों और साधनों का मिश्रण है और आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की विधियों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्कूल के रोल की। अंतिम में देखते हैं अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। तो अगर बात करें टीचर के रोल की, तो टीचर का जो रोल है, जो भूमिका है इन बच्चों के प्रति, वैसा होना चाहिए कि इन्हें अपना जो दृष्टिकोण है ऐसे बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक रखना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए टीचरों को, उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए और उनकी दिक्कतों को समझते हुए उनके प्रति प्यार और सहानुभूति होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को कुछ सिखा सकें। दूसरा, अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में श्रवण दोष बालकों के लिए अग्रिम पंक्ति आरक्षित करें। मैंने पहले आपको बताया था कि जिनको सुनने में दिक्कत है बालकों, तो टीचर को चाहिए कि वो उनको आगे बैठाए और बाकी साधारण बालकों को पीछे बैठाए। तीसरा, अध्यापक को चाहिए कि वह उन बालकों के माता पिता या परिवार के सदस्यों से संपर्क में रहे ताकि उसकी दिक्कतों के साथ की बात कर सके और मिलकर एक प्रयास करें ताकि ऐसे बालक प्रगति कर सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा क्या होती है। जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और वहां पर एक नई बाधिता यानी कि दृष्टि बाधिता देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।